तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए आपको बता देते हैं कि काठुआ में हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब के डीजीपी इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। बैठक में शामिल हुए बीएसएफ के स्पेशल महानिदेशक बैठक का हिस्सा थे। सीमा पार से घुसपैठ रोकने पर मंथन चल रहा है। बैठक में सीमा पर चौकसी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच काठुआ में सुरक्षा बलों की बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी, बीएसएफ के स्पेशल डीजीपी समेत कई आला अधिकारी शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आतंकवाद से लेकर सीमा से घुसपैठ और आतंकियों के खात्मे पर चर्चा हुई है। आपको बताते चले कि 10 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना आतंकी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। काठुआ हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच इसी कड़ी में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। तो सीमा पर सुरक्षा को लेकर चौकसी का आलम देखने को मिल रहा है। काठुआ में हमले के बाद सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक हुई है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट। सीमा पार से घुसपैठ और आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए तमाम सुरक्षा अधिकारियों के बीच बैठक चल रही है। बीते दिनों जिस तरीके के हादसे जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर देखने को मिले हैं, उसके बाद ये बैठक बेहद खास है। देखिए, सीमा पार सुरक्षा को लेकर के बैठक चल रही है। इस बीच जो कश्मीर है उसमें एलओसी का पार्ट कितना आता है। कश्मीर में 167 किलोमीटर का हिस्सा एलओसी के हिस्से में आता है। तो वहीं जम्मू एलओसी की अगर बात करें तो 70.2 किलोमीटर का हिस्सा आता है। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर कुल मिलाकर के 191.66 किलोमीटर का है, जिसमें पंजाब जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है वो भी समझ लीजिए कितना है, 553 किलोमीटर का पंजाब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 804 किलोमीटर का है। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर 741 किलोमीटर का है। कुल जो बॉर्डर किलोमीटर्स में शेयर होता है वो है 2528 किलोमीटर का। बीएसएफ, सेना, जम्मू पुलिस दिन रात इन बॉर्डर्स की निगरानी करती है। तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी 2 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को शेयर करते हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। दीपांकर गुप्ता ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपांकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, लगातार मीटिंग चल रही है और जिस तरीके के हालात घाटी में बने हुए हैं उसके बाद मीटिंग पर सभी की नजर है कि आखिरकार इस मीटिंग के बाद इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इतनी हाई लेवल की मीटिंग जो है वो हमने नहीं देखी, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर और एमएचए से ये इंस्ट्रक्शंस आई थी कि आपस में कोऑर्डिनेशन को लेकर एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग की जाए और इसीलिए ये मीटिंग लगभग 11:30 बजे कठुआ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में शुरू हुई। इसमें हम आपको बताते चले पंजाब के स्पेशल डीजीपी, इसके अलावा
बीएसएफ के तमाम बड़े अधिकारी, सेना के बड़े अधिकारी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और इंटेलिजेंस आईबी वगैरह के बड़े अधिकारी शामिल हुए। ये मीटिंग लगभग आधा घंटा पहले खत्म हो गई और 4 से 5 घंटे जब ये मीटिंग चली, इसके बाद हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है कि इसमें क्या चीजें डिसाइड की गई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि एक दीपांकर के साथ संपर्क में थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है। दीपांकर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मैं ये बता रहा था कि आधा घंटा पहले ही मीटिंग खत्म हो चुकी है और इसमें हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है, लेकिन बताया यह गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है, एक्शन प्लान पॉइंट वाइज तैयार किया गया है। एमएचए और डिफेंस मिनिस्ट्री को अपडेट जो है वो किया जाएगा। किस तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है, जम्मू का, कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट का, इसके अलावा जो रजौरी पुंछ का एलओसी का इलाका है, यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से किस तरह से उस पर रोक लगाई जाए। पहले इसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव ध्यान बीएसएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ तमाम एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात की जो अंदर ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हेल्प करते हैं इन आतंकियों को, इनके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन्हें किस तरह से डील किया जाए। दीपांकर, देखिए, जब आर्टिकल 370 रिपील हुआ था घाटी से, उस दौरान और उसके बाद भी इतनी घटनाएं देखने को नहीं मिल रही थी जितनी घटनाएं इस बार के आम चुनावों के बाद से सामने आ रही हैं। इसके पीछे क्या कुछ ऐसे रीजन है जो आम इंसान डिकोड नहीं कर पा रहे, हम आप डिकोड शायद नहीं कर पा रहे? बिल्कुल सही बात है। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद अगर हम देखें, पिछले 2 महीने में लगातार जम्मू प्रोविंस में इन पर्टिकुलर ये जो स्ट्राइक्स हैं ये बढ़ी हैं और मेजर स्ट्राइक्स हुई हैं। और इसको लेकर आपने आज ही सुना होगा कि उमर अब्दुल्ला ने भी बयान जारी किया है। उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को कटघरे में लिया है, कहा है कि 96 जैसे 96 से पहले जैसे हालात जो है वो जिस तरह से पहले कश्मीर में हुआ करते थे, अब वो जम्मू में बन गए हैं। उन्होंने चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप यहाँ पर विधानसभा चुनाव किस तरह करवाएंगे अगर इसी तरह के हालात रहते हैं। बहरहाल डिकोडिंग की जहां तक बात है, मैं यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ दीपांकर, लेकिन जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शंस के बाद 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो रिजल्ट सामने आए, अब यहाँ पर मैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कह रही हूँ आप समझ पा रहे होंगे, वहां पर जिस तरीके से 2 पर्टिकुलर पीपल इलेक्ट होकर के सामने आते हैं और अचानक से उन्हीं क्षेत्रों के अंदर घाटी में घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है और लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है शायद अभी। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स में भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैक लेवल पर चल रही हैं। अभी भी कहीं ना कहीं वो जो पिछले 25-30 साल की एक नैरेटिव है, एक मंशा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कि आतंकवाद किसी तरह से रिवाइव हो, क्योंकि उनकी दुकानदारी उसके ऊपर चलती है। तो उसी को लेकर कई चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि 2 इश्यूज को लेकर की एड्रेस इन मीटिंग्स में किया गया है। होपफुली बड़े ज्यादा कंक्रीट डिसीजंस लिए गए हैं इन मीटिंग, आज की इस हाई लेवल मीटिंग में, और उम्मीद करते हैं कि एक्शन प्लान को तुरंत जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे बड़ा जो डिसीजन हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि एक व्यापक अभियान, एक बहुत बड़ा अभियान जो है चलाया जाएगा, जो शायद अगले कुछ महीने तक चले। और यहाँ पर जो यहाँ पे जिस तरह जम्मू कश्मीर में, लेकिन मुझे लगता है दीपांकर कि जब तक वहां पर पॉलिटिकल बॉडीज जो इलेक्ट होकर के आ रही हैं, उनकी पावर्स को जब तक पर्टिकुलर टाइम के लिए या सर्टेन पीरियड के लिए कंट्रोल बाउंड्रीज में नहीं, उनको बैरियर आउट नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। आई थिंक सो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। उस चीज के ऊपर भी जरूर डिस्कशन हुई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम चीजों को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस हाई लेवल मीटिंग के बाद। और ये भी हम आपको बताते चले कि अंदर खाते ये भी एक चीज सामने आई थी कि खुद डिफेंस मिनिस्टर ने सेना के जो टॉप अधिकारी हैं उनसे ये कहा था कि
कुछ भी आप जो करना चाहते हैं डिटेल में वर्कआउट करके हमें बताइए, और इसके बाद किसी भी तरह से कोई भी आतंकी घटना नहीं होनी चाहिए, हमारे जवानों की शहादत नहीं होनी चाहिए। अगर हम पिछले 2-2.5 साल की तरफ आपको लेके जाएं तो लगभग 1 दर्जन के करीब ऐसे जम्मू पूरे प्रोविंस में जो हमले या एनकाउंटर्स हुए हैं जिनमें हमारे 40 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई है। इसे लेकर डिफेंस मिनिस्टर खुद काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को जो आतंकी हमला हुआ था, उस घटना के बाद सभी की आंखें चौंधिया गई और जिगर भारी हो गया था। तो इस बीच देखिए, ग्राफिक्स की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूं कि कश्मीर जो कि 167 के करीब किलोमीटर्स की सीमा शेयर करता है। जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स की जो सीमा है 191.66 है और यही सबसे बड़ा सिरदर्द है। हालांकि और राज्यों के अंदर भी बॉर्डर्स जो है वो हम शेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर इतना ज्यादा क्रिटिकल क्षेत्र है, इस वजह से वो हमेशा से ही सिरदर्द बना रहता है। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के हिसाब से 741 किलोमीटर शेयर करता है और कुल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो हम पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं वो 2528 किलोमीटर के करीब का है। बीएसएफ, सेना, जम्मू पुलिस और तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो लगातार ग्राउंड पर एक्टिव मोड में नजर आती हैं। कोशिश यही रहती है कि इन सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए और वही तमाम जो पुलिस फोर्सेस हैं डिप्लॉयमेंट करती हैं। डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग ही लगातार क्षेत्र में इस तरीके के हालात ना बनने पाए वो देखा जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं, 8 जुलाई के अंदर जो घटना हुई वो घटना दिल दहला देने वाली थी। राइफलमैन आदर्श सिंह नेगी जो कि टिहरी गढ़वाल पट्टी डागर से आते हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी या यूं समझिए कि शहीद हो गए हैं। नायब सूबेदार आनंद सिंह रुद्रप्रयाग कांडाखाल से आते हैं, इनकी भी शहादत हुई थी। इसके अलावा हवलदार कमल सिंह पौड़ी गढ़वाल पीपरी से आते हैं, इनकी शहादत हुई थी। इन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश की अस्मिता को बचाए रखने का पुरजोर प्रयास किया। राइफलमैन अनुज सिंह नेगी पौड़ी गढ़वाल रिखड़ी खाल से आते हैं, इन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगाई और शहादत हुई है। नायक विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल जाखड़ी धार से आते हैं, इनकी भी शहादत हो गई थी। लखनऊ में दाल के दाम पर बवाल मचा हुआ है। जी हां, दाल के दाम पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर पोस्टर लगे, यूपी के कृषि मंत्री के पोस्टर लगे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर में कांग्रेस ने यूपी कृषि मंत्री को घेरा है। 100 रुपए किलो दाल के लिए कृषि मंत्री से संपर्क करें। कृषि मंत्री ने दाल के रेट पर टिप्पणी की थी। 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल कहीं नहीं है, ये उन्होंने कहा था। जिसके बाद अब उनके पोस्टर लगे हैं और कहा जा रहा है कृषि मंत्री से संपर्क करो, 100 रुपए किलो दाल पाओ। आपको याद होगा कि अमेठी में भी 13 रुपए किलो चीनी के लिए पोस्टर्स लगे थे, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कहा था कि जब वो इलेक्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर लोगों को 13 रुपए किलो चीनी मिला करेगी। हालांकि चीनी मिली नहीं, पोस्टर ज़रूर लग गए थे। और अब उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री भी इसी सिलसिले में घिर गए। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। ये गलत सूचना आप दे रहे हैं। 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं दाल नहीं है। दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने अगस्त में मोदी सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। यह बयान उन्होंने दूसरी बार दिया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। इसी मसले को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी बंगाल प्रभारी मंगल पांडे से खास बातचीत की है। सुनिए।
साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री और प्रभारी वेस्ट बंगाल मंगल पांडे जी हैं। सर, आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं। लालू यादव ने एक बार फिर बोला है कि सरकार दिल्ली की अगस्त तक गिर जाएगी। देखिए, अब किसी को दिन में सपना देखने से किसने मना किया है? अब लालू जी को यदि दिन में ही रह रहे के सपना आ रहा है तो देखें, और उनका पुराना इतिहास देखिएगा तो वो बराबर ऐसा सपना देखते रहे और हमेशा उनका सपना टूटता रहा है। ज़्यादा पुराना नहीं, अभी 2 महीना पहले ही आप लोगों के सामने बहुत जोर जोर से बोलते थे राजद का कैसा परफॉर्मेंस होगा बिहार में, कितनी सीट जीतेंगे। वही नहीं, उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी बोलते थे। लेकिन बिहार की जनता ने कहाँ लाके उनको खड़ा कर दिया? 4 सीटों पे खड़ा कर दिया। तो उनको उनकी राजनीतिक औकात बिहार की जनता ने बता दी कि आप इतने ही के लायक हो। अब इतना के बाद भी यदि राजनीति समझ में उनको नहीं आती है तो ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है। तो अभी 1 महीना पहले जिस पार्टी को ऐसा परिणाम सामने आया हो और वो ऐसी बात उसके बड़े नेता कहते हो, इसका मतलब दिन में सपना देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी सरकार में मंत्री हैं हमसे, उन्होंने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य दर्जे की देने की मांग की है। जेडीयू पहले से करता रहा है। क्या कारण है जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा, या उसको लेकर विचार हो रहा है? नहीं, देखिए, सभी के दृष्टिकोण है और उन्होंने भी जो कहा उसमें ये बात है कि बिहार को विशेष पैकेज भी मिले, विभिन्न योजनाओं में अलग से सहयोग मिले। तो ये हम सब लोगों के ध्यान में होगा कि 2014 के बाद से ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज 1,25,000 करोड़ का अनाउंस किया था। उस पैकेज के तहत जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के स्कीम थे उसके स्कीम से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जाके भी हमारी जो एनडीए की सरकार बिहार में काम कर रही है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, तो सभी मंत्रियों ने अपने अपने तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयास करके उसके अतिरिक्त भी विभिन्न विभागों से भारत सरकार से अतिरिक्त योजनाओं के मद में पैसे लिए हैं और बिहार में विकास का काम हो रहा है। तो हम सबका कुल मिला के टारगेट ये है कि हम बिहार को किस तरीके से विकसित राज्य बनाएं, और यही सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। विकसित भारत, विकसित बिहार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार। तो आत्मनिर्भर बिहार बनाने की ओर हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन भूषण कुमार के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।